अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स को आज हम स्टार्ट कर लेंगे और फिर जिस तरह से उसका जो पूरे जो है मतलब मेंडल का वर्क जो था मेंडल का उसको देख लेते हैं। और सबसे पहले जो आज उसमें है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि मेंडल ने कौन कौन से जो है वो प्रिंसिपल्स दिए हैं या वो क्या करना चाह रहा था या बताना चाह रहा था कि जेनेटिक्स जो है वो किस तरह काम करती है। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें मेरे जल्दी से, आपकी बड़ी शुक्रगुजार होंगी मैं। ठीक है, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। कुछ भी आपको जो है वो कोई नीड है, कोई क्वेश्चन चाहिए, तो किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, और ये पेपर सी का करने के बाद जो है वो हम कोशिश करेंगे दोबारा फिर ए बी को भी देखें साथ में। और मैं सोच रही थी कि हम ऐसे करते हैं कि बस अगर मैं अपना स्केड्यूल उसको सेट कर सकूं, तो अगर डेली वीडियो बन जाए तो उसमें ये होगा कि एक दिन ए का, सेकंड डे बी, पेपर ए बी, थर्ड डे सी, फोर्थ डे डी, इस तरह से 4 दिन में एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट दोबारा ए बी सी एंड डी, इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हो जाएंगे। और अगर ना कर सकी तो फिर ये हो सकता है कि गैप्स भी अगर दिए जाएं, तो 1 डे का गैप या 2 डे का गैप भी अगर हो तो 1 डे हम एक सब्जेक्ट का करेंगे, जैसे पेपर ए का, सेकंड डे पेपर बी का, थर्ड डे सी का एंड फोर्थ डे डी का। तो आप इसके मतलब जो है कुछ सजेशंस दें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स बाकी हैं उन सबके भी लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो सके। जो दूसरे सब्जेक्ट्स मतलब पेपर ए बी और डी से रिलेटेड हैं उन टॉपिक्स को भी हम कवर कर सकें इजीली। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और बच्चे जो एक और बात थी कि सब लेक्चर्स जो हैं वो बॉटनी के अवेलेबल हैं। मुझे नेम भूल गया, जिन सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि बॉटनी के लेक्चर्स चाहिए उनको, तो आप जो है वो सब प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बॉटनी पेपर ए, बीएससी बॉटनी पेपर ए, बॉटनी पेपर बी सी डी, इस नेम से वीडियो प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल हैं। और पास पेपर्स की प्लेलिस्ट भी है, तो आप उन सबको चेक करें, इंशाल्लाह आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो भी कुछ कवानीन उसने दिए हैं या कुछ उसने मफरूज़े बनाने की कोशिश की है मेंडल ने, तो वो उसने क्या पॉइंट्स हैं या क्या चीज़ जो है वो मेंडल ने सबसे पहले जेनेटिक्स के मामले में यानी या जेनेटिक्स के बारे में सोचते हुए या बताते उसने क्या चीज़ सबसे पहले हमें बताई थी। दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब उसने क्या कहा, दैट यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए गए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम सिर्फ एक ट्रेट पे काम करते हैं। जैसे अगर हम हाइट के ऊपर, प्लांट की हाइट के ऊपर काम कर रहे हों, चाहे उसके हम 2 फॉर्म्स लें या 3 फॉर्म्स लें कि टॉल है, ड्वार्फ है, लेकिन जो ट्रेट है वो सिर्फ एक हाइट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर हम 2 ट्रेट्स पे काम करें, जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसमें ऐसे होगा कि जैसे हमने हाइट पे भी काम करना है, हाइट की भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स को या ट्रेट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, और साथ ही हमने उसका हो सकता है प्लांट की स्टेम का कलर ले लें या लीफ की शेप को ले लें, या फिर हम सीड की शेप को ले लें, सीड के कलर को ले लें। इस तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को एट अ टाइम स्टडी कर रहे होंगे तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, और अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एट अ टाइम स्टडी कर रहे होंगे तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। जब मेंडल ने काम किया था तो उसने सबसे पहले ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, यानी एक ही ट्रेड पे काम किया। जब उसको ये रिजल्ट मिले, सो वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, यानी उसने हर अलग अलग एक एक मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस किए, लेकिन हर एक क्रॉस में एक ट्रेड के ऊपर काम किया। टू एक्सप्लेन द हाउ द यूनिट फैक्टर्स, हाउ द यूनिट फैक्टर्स कुड अकाउंट फॉर द जेनेटिक्स, के यूनिट फैक्टर जो किस तरह से रिजल्ट देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में। अब यूनिट फैक्टर्स एक्चुअल में यहाँ पे क्या चीज़ है, यूनिट फैक्टर्स वही जीन्स हैं जिसको हम आज जीन्स कहते हैं, कि जो चीज़ किसी भी तरह की ट्रेड को जो है वो कंट्रोल कर रही है उसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, और पहले उसको नाम जो है वो यूनिट फैक्टर्स का दिया गया था, बाद में फिर टर्म जो है वो जीन की टर्म्स को यूज़ किया गया था। ठीक है, तो जब ये क्रॉसेस कर लिए मेंडल ने इन सब क्रॉसेस के बाद क्या किया, मेंडल सजेस्टेड द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल्स और द पोस्टुलेट्स ऑफ द इनहेरिटेंस। मेंडल ने प्रिंसिपल दिए, इनहेरिटेंस के पोस्टुलेट्स दिए, जिसमें से पहली बात ये कि पेयर्स ऑफ द यूनिट फैक्टर्स, के यूनिट फैक्टर्स जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, डोमिनेंट और द रिसेसिव यूनिट फैक्टर, यानी एक जो है वो डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। इसको आगे और डिटेल में देख लेते हैं। एंड द अदर वन इज द सेग्रीगेशन, के सेपरेशन होती है, सेग्रीगेशन होती है, अलैदगी होती है
पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इकट्ठे पेयर, लेकिन वो बाद में अलग अलग हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, यानी कौन से जो हैं वो ये जो यूनिट फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में हैं, वो है पेयर्स की फॉर्म में। इसका मतलब ये है दैट द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय द यूनिट फैक्टर्स एंड दीज आर इन द पेयर एग्जिस्ट इन द पेयर्स इन ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं या यूनिट फैक्टर्स हैं जिनको हम जीन्स का नाम आजकल दे रहे हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट पेयर्स इन द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिजम्स में पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देखें, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द लिविंग इन द इन्वॉल्विंग द टॉल एंड द ड्वार्फ, यानी हम एक टॉल ट्रेट ले रहे हैं, एक ड्वार्फ ट्रेट ले रहे हैं, दोनों को जब हमने मिलाया, टॉल एंड द ड्वार्फ, स्पेसिफिक यूनिट एग्जिस्ट फॉर दी फॉर ईच ट्रेड, हर ट्रेड के लिए हमारे पास एक यूनिट था या एक उसकी फॉर्म थी। जैसे अगर हम देखें, कैपिटल टी फॉर द टॉल एंड द स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी इसीलिए मैंने बोल्ड किए ताकि आप इसको थोड़ा सा नोटिस ले सको कि यहाँ पे हमने कैपिटल टी यूज किया है वर्ड, और यहाँ पे जो है वो स्मॉल टी यूज किया है। फॉर ड्वार्फ स्मॉल यूज करेंगे और फॉर टॉल कैपिटल टी, तो ये हम कहेंगे कि ये उसके अलील्स हैं या डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसकी, जीन्स की या यूनिट फैक्टर जिसको हमने नेम दिया था। ठीक है, सिंस दीज फैक्टर्स आर इन पेयर, जैसे ये अपीयर इन द पेयर्स, पेयर्स की फॉर्म में तो हम 3 कॉम्बिनेशन इसके बना सकते हैं क्योंकि ये हमेशा पेयर रहेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी हमेशा पेयर रहेंगे। 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड विच डिटरमिन द स्टेम हाइट, जो हमें बता सकते हैं कि स्टेम की हाइट अब कैसी होगी। अब यहाँ पे जो 3 कॉम्बिनेशन हैं वो कौन कौन से हैं, ये टी थी, यानी अगर दोनों हम कैपिटल टी की फॉर्म में लें या फिर एक कैपिटल ले लें और एक स्मॉल ले लें, और थर्ड हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों स्मॉल ले लें। इसके अलावा हम किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, 3 कॉम्बिनेशन सिर्फ हमारे पास बन सकते हैं, और ये हमें बताएंगे स्टेम की हाइट कैसी है। अगर डबल टी होगा तो मतलब वो टॉल है, अगर हेट्रो की फॉर्म में एक स्मॉल एक टॉल है तो फिर भी वो टॉल ही है, और अगर वो दोनों टी टी हैं तो फिर वो स्मॉल है। इन चीज़ों को आप पढ़ चुके हो दोबारा, लेकिन ये बेसिक्स हैं कुछ। ठीक है, के बाद नेक्स्ट चीज जो है उसने बताई दैट द डोमिनेंट और द रिसेसिव यूनिट फैक्टर, यानी इसमें कोई एक डोमिनेंट होगा और दूसरा जो है वो रिसेसिव होगा। इन टर्म्स को उसने कैसे बताया, उसने कहा व्हेन द टू डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स फॉर द सिंगल ट्रेट आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, जब एक हमें पता है कि 2 डिफरेंट फैक्टर्स के प्रेजेंट है एक ही ट्रेड के लिए, जैसे एक कैपिटल था एक स्मॉल था, तो द वन यूनिट फैक्टर सुप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ द अदर यूनिट फैक्टर, एक जो यूनिट फैक्टर है वो दूसरे के इफेक्ट को सुप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है, उसके इफेक्ट को अपीयर नहीं होने देता। एंड द डोमिनेंट वन, जिसको हम डोमिनेंट कहते हैं, दैट डोमिनेट्स इज कॉल्ड द डोमिनेंट, उसको हम डोमिनेंट का नाम देते हैं। एंड द अदर दैट इज सुप्रेस, जिसको सप्रेस कर दिया जाता है, इज नाउन एज द रिसेसिव, उसको रिसेसिव का नाम देते हैं। ठीक है, दोनों, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नीचे एग्जाम्पल पे फोकस करें तो एग्जाम्पल में कौन सी चीज है, दैट अ क्रॉस बिटवीन दी टॉल एंड द ड्वार्फ, यानी एक टॉल प्लांट था एक ड्वार्फ प्लांट था, दोनों का हमने क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन हमारे पास आई, और जब हमारे पास F1 जनरेशन आई then the plant were all were the tall, सब tall plant थे, therefore capital T dominates। ठीक है, इसने dominate किया, was dominant and small t was recessive, capital T dominant बन गया और small recessive। I hope कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है क्योंकि BSc के लेवल पे एटलीस्ट आप इन सब चीज़ों को समझ चुके होते हैं, तो ये वही नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप बता सकते हैं। जो उसने थर्ड पॉइंट दिया या थर्ड पोस्टुलेट बनाया, दिस इज द सेग्रीगेशन, के उसमें सेपरेशन होती है रैंडमली एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की, दिस यूनिट फैक्टर, ये जो अभी हम नाम यूनिट फैक्टर्स का ही उसको दे रहे हैं, दिस यूनिट फैक्टर सेग्रीगेट और दिस सेपरेट थ्रू, यानी सेपरेट रैंडमली, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं रैंडमली, बगैर पूछे समझे खुद से ही अलग हो जाते हैं, कोई उस पर कंट्रोल नहीं आता। सो द ईच गैमीट रिसीव्स द वन ऑफ द them, यानी हर गैमीट जब बनेगा हर गैमीट के पास सिर्फ एक आएगा, या कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा। The appearance of the recessive or the dwarf plants in the F2 can be explained on the basis of this postulate। इस postulate की बेस पे हम बता सकते हैं कि जो भी कोई प्लांट आया है वो dwarf आया है या वो tall आया है, वो किस
उसमें सेग्रीगेशन हुई है, तो हम इस प्लांट की इस पोस्टुलेट की बेस पे बताएंगे कि वो टॉल आया था या वो ड्वार्फ, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि एक गैमीट के अंदर कैपिटल टी आया, दूसरे के अंदर स्मॉल टी आया। जब उनकी फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होती है तो वो हेट्रो यानी अलग अलग फॉर्म में आते हैं या एक जैसे, तो फिर हमारे लिए ये बताना आसान होता है कि टॉल जनरेशन आ रही है या फिर ड्वार्फ जनरेशन आ रही है। नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम थ्योरी। अब वो तीनों थे पोस्टुलेट जो मेंडल ने सबसे पहले बताया अपने क्रॉस करने के बाद, कि ये तीन रीजन है या तीन बेसिक कानून है या प्रिंसिपल हैं किसी भी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट के आप कह लो, या किसी भी जेनेटिक वर्क के जो हम कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारे पास दी क्रोमोसोमल थ्योरी। अब ये क्रोमोसोम थ्योरी क्या है, मतलब कि हम क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यानी जब एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने तो क्या आता है हमारे पास, मेंडल्स फैक्टर्स नाउ कॉल द जीन्स, इनको हम जीन्स का नाम देते हैं आज की जनरेशन में, एंड आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम्स। और ये कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जाहिर है क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, तो इन क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स प्रेजेंट है, ये यूनिट फैक्टर्स जिसको हमने नाम दिया था। दे आर एटलीस्ट टू फॉर्म्स ऑफ द जीन्स, जीन्स की दो फॉर्म्स होती हैं, आर कॉल दी अलील्स, इनको हम अलील्स का नाम देते हैं। जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं इनको हम नाम देंगे अलील्स का। तो जब सबसे पहले मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इन द मेंडल एक्सपेरिमेंट, दी अलील्स जो इसके अलील थे, दी अलील्स इन द पी प्लांट फॉर दीज टॉलनेस, और यानी टॉलनेस वाज द डोमिनेंट, टॉलनेस के लिए जो अलील था कैपिटल टी वो डोमिनेंट था, एंड द अलील फॉर द ड्वार्फनेस विच इज स्मॉल टी इज रिसेसिव। ठीक है, कैपिटल टी डोमिनेंट था और स्मॉल टी रिसेसिव था। अब उसकी तो समझ आ गई ना आपको, रिसेसिव और डोमिनेंट की। अब प्योर ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट, अब प्योर ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी इसको क्रॉस करवाएंगे ये हमेशा आगे टॉल प्लांट देता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ट्रू ब्रीडिंग है ये या प्योर ब्रीडिंग है, इसने हमेशा टॉल टॉल ही देने हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये टॉल पी प्लांट है और प्योर ब्रीडिंग है। होमोजाइगस फॉर द टॉल प्लांट, टॉल अलील के लिए वो होमोजाइगस था, मतलब दो दफा जो कैपिटल टी हम लिख रहे हैं ये वो जनरेशन होगी। और उसके अलावा दी प्योर ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट अगर देखें, ड्वार्फ पी प्लांट इज होमोजाइगस फॉर द ड्वार्फ अलील, ये होमोजाइगस होगा ड्वार्फ के लिए, यानी स्मॉल टी टी इसको हम यहाँ पे नाम देंगे। And the F1 generations are the heterozygous, all tall with the one allele for the tall and the other allele for the dwarf। एक उसमें कैपिटल टी आ जाएगा, एक उसमें स्मॉल टी आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, हेट्रोजाइगस जनरेशन बन जाएगी। ये सारा कुछ क्रोमोसोम थ्योरी में हमें बताया गया। इन दी हेट्रोजाइगस टॉल, जब हमने हेट्रोजाइगस टॉल इंडिविजुअल देखे, दे वर ऑल बाय द देयर इंडिविजुअल्स विच से दैट द रिसेसिव अलील्स या द रिसेसिव जीन्स इज नॉट एक्सप्रेस्ड। हमें पता है जब हमने हेट्रोजाइगस की जनरेशन देखी कैपिटल टी और स्मॉल टी की, तो वो क्या हुई, उसमें हमें पता चल गया कि जो स्मॉल टी था वो रिसेसिव रहा और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका। ठीक है, एंड द टर्म्स होमोजाइगस, जैसे अब ये देखें यहाँ पे दोनों टर्म्स होमोजाइगस, अब आपको पीछे वाले जो सारे टर्म्स थे वो क्लियर हो जाएंगे कि ये होमोजाइगस की फॉर्म है डबल टी और ये भी होमोजाइगस है डबल टी। ये ट्रू ब्रीडिंग टॉल ट्री है, ये ट्रू या फिर प्योर ब्रीडिंग ड्वार्फ पी प्लांट है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। जब इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास जनरेशन आ रही है हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस दे आर रेफर टू दी दे आर रेफर टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है जब हम इसको ये टी टी या फिर स्मॉल टी टी या कैपिटल टी टी इस फॉर्म में शो करते हैं तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप, ये होती है इसकी जीनोटाइप। एंड द विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स दैट इज द एक्चुअल अपीयरेंस, जो एक्चुअल में अपीयरेंस आती है। जैसे अगर हमारे पास प्लांट था, यानी आप ये देख लो कि हमारे पास प्लांट है, इसमें से ये टी टी वाला। ठीक है, तो जब ये टी टी वाला प्लांट होगा तो जब इसकी अपीयरेंस आएगी तो ये एक टॉल ट्री आएगा हमारे पास, और अगर ये स्मॉल टी वाला प्लांट होगा तो हमारे पास जो अपीयरेंस आएगी वो आएगी ड्वार्फ की। तो जो हमारे पास यूं पढ़ने में या जेनेटिक मेकअप उसका देखेंगे उसको हम कहते हैं इसकी जीनोटाइप। जो हमें नजर आ रहा है कि ये टॉल ट्री है और ये ड्वार्फ ट्री है, तो ये हमारे पास होती है उसकी फिनोटाइप। ठीक है, तो इस तरह से, और अगर हमने एक कैपिटल टी लगाया यहाँ पे, दूसरा एक उसके साथ स्मॉल टी लगा दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा हेट्रो, और वो जो उसकी अपीयरेंस होगी वो हेट्रोजाइगस वो होगा उसकी जीनोटाइप। ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं होमो और हेट्रो, इसको कहते हैं हम जीनोटाइप, और ये जो अपीयरेंस होती है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये छोटी सी फिगर थी बुक में, साथ ही मैंने कहा आपको बता दूं, ये इस तरह से अब एक क्रोमोसोमल
हमारे पास ये होता है ना पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का। अब ये जो ए बी सी यानी ये जो सब इसके ऊपर ये बने हुए हैं पॉइंट्स, ये एक्चुअल ये जीन्स हैं। अब एक इसकी एक आर्म के ऊपर है, दूसरा पेयर उसका दूसरी आर्म के ऊपर है। एक अलील उसका एक आर्म के ऊपर है, दूसरा अलील दूसरी आर्म के ऊपर है। इस तरह ये पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही थी। बाकी इसमें कोई ऐसी जरूरी चीज नहीं है, बस इतना है। और इस जो पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स पे या जिन जगह पे, जिन प्लेसेस पे ये प्रेजेंट है आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ये नंबर दिए हुए ABCDEF, ये जो सारे नाम दिए हुए, इन सबको हम कहते हैं दीज आर द लोकस या वो पॉइंट है जहाँ पे वो प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली यहाँ पे दिखाना चाह रही थी। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब करवा दें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो सकें। और फिर इंशाल्लाह जो है हमारा काम इसी तरह नेक्स्ट चलता जाएगा। जितने स्टूडेंट्स या जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, फायदा भी सबको होता जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।